कुमार द्विवेदी को और आए हुए हमारा सारा भारत का कोने कोने से भाई और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज आप एकीकरण का झंडा के तले में आप सब लोग आने का कष्ट किए हैं। सही में अगर महासभा का भला चाहते हैं तो आप ही लोग चाहते हैं। आज रविंद्र कुमार द्विवेदी जी नहीं होते, उनका प्रयास नहीं होता, शायद एकीकरण नाम का जो शब्द है वो हिंदू महासभा से मिट जाता। ये बहुत दुखद कहानी है कि जो 1882 में जो पार्टी का जो प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ था लाहौर में और हिंदुओं का प्रोटेक्शन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, हम लोग हिंदू होते हुए वो प्लेटफॉर्म को एकदम हत्या करने का प्रयत्न में लगे हुए हैं। लेकिन आप सब जब आ ही गए हैं, हमको लगता नहीं है एकीकरण और दूरी में है। हम कुछ कानूनी परिस्थिति आप सभी को बताना चाहती हूँ। जैसे कि कोई अगर इस सभा से अगर आप लोग फिर से बाहर जाएंगे तो आप सभी को भटक ना दे, क्योंकि आने वाला दिन में हम सभी का हाथ में बहुत अहम मुद्दा है, जो मुद्दा लेके आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो भारत सही में सनातनियों का हाथ का बाहर हो जाएगा। कानूनी परिस्थिति ऐसे है कि इलेक्शन, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इलेक्शन कमीशन का रिकॉग्नाइज होना जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। हमारा रजिस्ट्रेशन था सबसे पहला साल से 1939 साल से ये रजिस्टर्ड बॉडी था। 1940 में बंगाल और सिंध प्रदेश में हमारा पहला सरकार, निजी सरकार उधर हुआ करता था। उसके बाद एमपीज एमएलएज होते होते नाथूराम गॉडसे कांड हो जाने के बाद, जब नाथूराम गॉडसे जी ने गांधी वध किए, उसके बाद से भारत सरकार हम सभी को मुसीबत में डाल दिया। हम लोग कभी सत्ता उसके बाद 1940 के बाद सत्ता में नहीं आए, लेकिन संविधान के अनुसार हमारा प्रतिनिधि हर एक सरकार में हुआ करता था, नेहरू सरकार में, क्योंकि उस टाइम जो जीतता था उनमें से जो सबसे उचित, सबसे कामयाब एलिजिबल था, उनको मंत्रालय दिया जाता था। संविधान में कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का कोई जिक्र नहीं है। तो इसीलिए उस टाइम जब ताजा ताजा संविधान बना हुआ था, भारत का संविधान, तब ये पालन करते थे कि जीता हुआ एमपी से मंत्री, जो उचित आदमी था, उनको मंत्री करते थे। तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा का तरफ से नेहरू गवर्नमेंट में शामिल थे। उसके बाद जब पीएम सेशन ने आए तो हमारा नाम हिंदू महासभा, मतलब हिंदू वर्ड के खिलाफ जाते हुए वो पीएम सेशन ने डीरजिस्टर करवा दिया। हम लोग इलेक्शन कमीशन से डिलीटेड हो गया। उस वक्त हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री दिनेश चंद्र त्यागी 5 साल लड़ाई करते हुए
1997 में इसका रजिस्ट्रेशन को रिकवर किया, मतलब फिर से हम लोग रजिस्टर्ड अंडर एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर इलेक्शन कमीशन हो गया। 2006 तक दिनेश चंद्र त्यागी रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस बेयरर नेशनल प्रेसिडेंट थे इलेक्शन कमीशन के अनुसार, और हमारा इलेक्शन में खड़ा होने का बहुत मौका आया एज पार्टी कैंडिडेट। उसके बाद से ये पार्टी कई एक्सटर्नल शक्तियां का सहारे टुकड़े टुकड़े हो गया, फैक्शनलिज्म आ गया, और जिन लोगों का अनुभव नहीं था हिंदू महासभा का विरासत का विषय में, जिन लोग ने भारत का बाहर क्या अपना शायद अपना स्टेट का बाहर तक नहीं देखा होगा, और सारा भारत का कोने कोने में जो लोग रहते हैं, सभी का कल्चर, सभी का सोच, सभी का संस्कृति का विषय में जिन लोगों का ज्ञान नहीं थे, उन लोग अपने आप स्वयंभू क्लेम करने गया कि उन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2015 साल में बंगाल में हमारा निवास पे कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग लोग हमको अप्रोच किए कि आप हिंदू महासभा ज्वाइन करो। उस टाइम हमारा 20-22 साल से एनजीओ चल रहा था, और कलकत्ता नहीं एक पूरा भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में एज अ सोशल वर्कर, समाज सेवी का रूप से संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार बन चुका, भारत सरकार का राष्ट्रदूत संयुक्त राष्ट्र में हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बन चुका था, वुमन ऑफ द ईयर अमेरिकन गवर्नमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट नहीं एक निजी संस्था एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट का तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, सब कुछ हमको सब संतोष हो गया। जिंदगी में एक इंसान को जो कुछ मिलना है सब मिल गया था। तो अभी हम सोच ही रहे थे हम क्या करेंगे। उसका पहले हम एमपी लड़ चुके थे, नंदीग्राम बोल के एक बहुत बड़ा माफिया एरिया में, जहां पे बॉम्बिंग और लेजर टेलीस्कोपिक रिवॉल्वर चलता था, उधर पे जाके जो लोग बेघर हो गया उन लोगों को घर देना, पब्लिक टॉयलेट कर देना, 1000-5000 किसानों को अपना किसानी चीज देना, 1000 गरीब आदमी जो गरीबी झेल रहा है वो तनाव के कारण, राजनीतिक तनाव के कारण उन सभी को साइकिल वैन देना, ये सब करते गया, और बहुत वाह मिला, बहुत आशीर्वाद भी मिला, हम एकदम सेटिस्फाइड हो गए। 2015 में ये दो बुजुर्ग लोग आए हमारा घर में, सलील दत्तगुप्ता बोल के और श्याम सुंदर पोदा, दोनों आके बोले कि आप अभी हिंदू महासभा ज्वाइन करो, क्योंकि धीरे धीरे बंगाल का बहुत जरूरी है एक हिंदू संगठन का, और बीजेपी का मेमोरेंडम में लिखा हुआ है दे विल फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल्स, और एक सेक्युलर पार्टी है। बीजेपी अपने आप को हिंदू वोट पाने के लिए हिंदुत्व का बात बोल रहे, लेकिन है कुछ नहीं। तो हम लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर हिंदू महासभा का इतिहास, और हमारे पास जितना रिसर्चर्स था सभी को बुला के बोला जी इसका विषय में, पार्टी का विरासत का विषय में बोलो, क्योंकि हमारा जो निजी पारिवारिक विरासत है उसको लेके कहीं पे ज्वाइन करना मतलब हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो एक संगठन से जुड़ने का पहले इसका विषय में हम सभी को जानना पड़ेगा। तो रिसर्चर्स हमारा जितना था, जो नेताजी का विषय में रिसर्चर्स था, हिंदू महासभा का विषय में भी रिसर्च करके हमको दिया, हम सेटिस्फाइड हो गया। ये महान विरासत है, और अगर सशस्त्र आजादी का लड़ाई कोई किया है तो हिंदू महासभा का सहारे में किया है। मदन लाल भिंगरा से लेके, उधम सिंह से लेके, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद,
सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी श्रद्धानंद और सैकड़ों ऐसे जितना आम स्ट्रगल में इन्वॉल्व था, महाराजा महेंद्र प्रताप, सब लोग ये विरासत के साथ जुड़े हुए हैं। हमको सेटिस्फाइड हो गया, हमको सेटिस्फाइड लगा, यस जो विरासत हम कैरी कर रहे हैं उसके साथ हिंदू महासभा का जो आइडियोलॉजी है मेल खाता है। हम ना तो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं और ना ही तो सेक्युलरिज्म में, क्योंकि सेक्युलरिज्म एक ऐसे गोली है जिसमें हमारा संस्कार संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र का नाम सेक्युलरिज्म है। ये हम सोचते थे और देखा हिंदू महासभा में यही है। 2015 में हम वर्किंग प्रेसिडेंट का रूप में, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट का रूप में सलील दत्ता गुप्ता ने हमको शामिल किए और हमारा जो दफ्तर था वही हिंदू महासभा का दफ्तर हो गया। और कम से कम 1500 से 2000 मेंबर्स हमने किए, सब फॉर्म्स वगैरह है। आई बिलीव इन डॉक्यूमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई संगठन में अगर पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। भावुकता लेके आप कुछ हद तक जा सकते हो, लेकिन जब आपको कोई धक्का मारेगा तब मजबूती जो देगा वो है आपका पेपर वर्क, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। और हम अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट करके आए थे, तो हमारा ये अनुभव ज्यादा था। हम जब नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप लोग सुने होंगे एमबीए पढ़ने के लिए कोई किया है। एमबीए है कमर्शियल फर्म्स के लिए, और जो हम पढ़ के आए हैं वो है नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट। और उसमें जो प्रिंसिपल्स है उसमें लिखा हुआ था गद्दारी, करप्शन और लैक ऑफ पेपर वर्क। अगर किसी संगठन में घुस गया वो संगठन मृत्यु का मार्ग में चला गया। गद्दारी मतलब एक दूसरे के विद इन द पार्टी अगर हमारा गद्दारी चलेगा, हम आपसे झूठ बोलेंगे, आप हमसे झूठ बोलेंगे, हम आपका पीठ पीछे बात करेंगे, हम आप लोग हमारा पीठ पीछे बात करेंगे, एक दूसरे को चाकू मारने का षड्यंत्र करेंगे, तो शत्रु के साथ क्या झेलेगा? आपस में ही, परिवार में ही इतना झमेला, तो आपस में शत्रु को क्या झेलेगा? हमारा आइडियोलॉजिकल जो शत्रु है वो एक्चुअली शत्रु है। ये सब इस्तेमाल करने लगा, ये सब ज्ञान जितना हम पढ़ के आए थे ये सब इस्तेमाल करने लगा, और धीरे धीरे हिंदू महासभा आगे बढ़ते गया। हमारा कार्यकालीन जब हम वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उधर दो काउंसिलर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लड़ाई लड़े, और उसके बाद सलील दत्ता गुप्ता जब देहांत हो गया 1 साल बाद 2016 में हमको इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष हमने बना। आप लोगों का ज्ञान होगा भी, हमको पता नहीं है, बंगाल प्रदेश का जो हिंदू महासभा है वो अलग से रजिस्टर्ड है। वो 1907 साल में अलग से रजिस्टर्ड है, और दिनेश चंद्र त्यागी का कार्यकाल में उन लोग 2006 से और अलग हो गया। तो उनका कोई डिपेंडेंस नहीं था हम सेंट्रल के ऊपर। तो उसके बाद दिनेश चंद्र त्यागी जी ने हमको प्रभारी बनाया बिहार का। हमको सेंट्रल कंट्रोवर्सी का विषय में कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मेंबरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, दफ्तर हमारा